हेलो एवरीवन। आज इकोलॉजी का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है, कल हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी से बात की थी और पॉपुलेशन इकोलॉजी हमने क्या समझा था कि पॉपुलेशन क्या है। द स्पीसीज, सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन। इकोलॉजी क्या होगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी कि उस स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर। आज से हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन को कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे। क्लियर। चलिए, आपने ये देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो बिल्कुल एक एग्रीगेट झुंड बना के रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे जैसे स्पीसीज है तो हम पूरे इलाकों में, हम तो पूरे इस पे अर्थ पे पूरे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो पॉपुलेशन में भी ऐसे होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में पॉपुलेशन की साइज अफेक्ट करती है। ठीक है, कैसे कैसे फैक्टर्स एक्चुअल में पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। लेकिन उससे पहले ही जानो कि जब मैं बात कर रही हूँ कि पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन क्या होता है कि इंडिविजुअल का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कैसा डिस्पर्शन है, कैसे स्कैटर्ड है। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि क्लम्प्ड होते हैं, कुछ होते हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट और कुछ होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो तीन तरह के डिस्पर्शन होते हैं। कौन कौन से बच्चों? क्लम्प्ड होता है, रैंडम होता है और आपका कौन सा होता है? यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लम्प्ड, रैंडम एंड यूनिफॉर्म। जो क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेशन इन पेचेस। मतलब क्या कि जो भी स्पीसीज है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मिलेगी, एक झुंड बना के मिलेगी। उससे आगे मतलब मान लो एक स्पीसीज यहाँ है, ठीक है, और यही स्पीसीज कहीं और नहीं मिलेगी। हो सकता है ये किसी दूसरे झुंड का, यहाँ पे कोई और स्पीसीज रह रही हो, यहाँ पे इस तरह से झुंड बनाते हुए ये स्पीसीज आपको मिलेगी। तो एक पेचेस के फॉर्म में आपको स्पीसीज जो है वो मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्लम्प डिस्पर्शन। क्लियर। तो ये जो क्लम्प डिस्पर्शन होता है ये आपको मिलता है जो स्मॉल प्लांट होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चींटी या फिर कोई भी आप जो जो स्मॉल चीज होती है, लाइक जो एक और एग्जांपल ले लो, सी स्टार, मशरूम किसी ने खाया होगा। तो मशरूम जो होते हैं वो भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पर और एक झुंड में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, फंजाई। तो ये जो होता है क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। अब बात आती है हम ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस जो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे ह्यूमन है तो हो सकता, अब ऐसे नहीं कह सकते हो जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हो दूसरा आदमी भी वहीं पे खड़ा होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, फिर तीसरा आदमी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ह्यूमंस हो गए और ज्यादातर मैमल्स हो गए, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों? रैंडमली। या प्लांट्स में देखो तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो भी आपको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट मिलेंगे। क्लियर। या सीड डिस्पर्स करते हो आप तो भी रैंडमली करते हो। खेतों में सीड डिस्पर्स करते हो तो क्या करते हो? 10 10 सेंटीमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ी ना आप करते हो, क्या करते हो? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्लियर। तो यह होता है रैंडम डिस्पर्शन। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। ये बहुत ही कह सकते हो बहुत ही कम स्पीसीज में अवेलेबल होता है। जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, एक पेड़ है और उस पेड़ पर वो चाहता है कि मेरे आसपास कोई भी दूसरा पेड़ ना जाए, मतलब दूसरी स्पीसीज वाला पेड़ ना आए। तो उसके लिए वो क्या करता है? कुछ ना कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट या ऐसा कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से या तो उसके स्पीसीज से रिलेटेड कोई भी प्लांट वहां पे जर्मिनेट ना हो और दूसरी अगर कोई स्पीसीज आए तो वो भी जर्मिनेट ना हो। तो वो अपनी स्पीसीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। क्लियर। अब अगर मैं आपने एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन का। यूनिफॉर्म मींस कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपने पेंगुइन को देखा होगा। तो पेंगुइन क्या करते हैं? ठीक है, पेंगुइन जब चल रहे होते हैं तो भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं वो? कि मान लो 5 सेंटीमीटर, आप भी 5 सेंटीमीटर, अगर पास में आते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं उतनी ही दूरी पे रहो और फिर चलते हैं। कभी इमेजिन करके देखना, पेंगुइन जब मूव करते हैं ना, पेंगुइन आपने देखा होगा एक बर्ड है जो कि जब मूव करते हैं, चलते हैं तो बिल्कुल उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे इवन स्पेस करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या ह्यूमंस भी चल सकते हैं? हाँ, जब परेड वगैरह होती है तो ऐसे चल सकते हैं, यूनिफॉर्म हो सकता है,
लेकिन ऐसे ह्यूमंस नहीं होते, ठीक है। ह्यूमन तो रेंडमली हम बात कर रहे हैं कि उसकी हैबिटेट कैसी है, ठीक है, उसका एक्चुअली पॉपुलेशन साइज एक्चुअली में कितने समय तक या कितने टाइम तक या पूरी लाइफ टाइम तक वैसे ही मेंटेन करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। तो पेंगुइन अगर मान लो आप भी उनके पास चले गए, आप मान लो दूर से हो तो ठीक है, लेकिन इवनली स्पेस नहीं हो, ठीक है, तो वो अग्रेसिव हो जाएंगे और आपको टूट पड़ेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन का मतलब क्या है, पेंगुइन पेंगुइन का एग्रीगेशन, जो मतलब अगर मान लो कोई यूनिफॉर्म डिस्पर्शन करना चाहता है, इवनली स्पेस करना चाहता है, तो उसको कम से कम ऐसा कुछ सीक्रेट करना पड़ेगा या ऐसा एग्रेसिवली शो करना पड़ेगा जिससे वो अपनी टेरिटरी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। क्लियर, तो वो होता है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। पॉपुलेशन में दो तरह के सिलेक्शन होते हैं बच्चों, एक होता है के सिलेक्शन, एक होता है आर सिलेक्शन। के सिलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, जब भी के सिलेक्शन वर्ड आए तो ह्यूमंस को काउंट करना। ह्यूमंस जो होते हैं वो के सिलेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, के सिलेक्टेड स्पीसीज। और जो क्लम्प में होता है आर सिलेक्टेड। आर सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड ये नेम गिवन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा, बताती हूँ। आर सिलेक्टेड जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, ठीक है, कम समय में, क्लियर है, उसे हम बोलते हैं आर सेलेक्टेड। ह्यूमंस जो होते हैं के सेलेक्टेड होते हैं, मतलब क्या, वो ऑफस्प्रिंग को स्मॉल नंबर ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ऐसे तो नहीं कोई ह्यूमन आप लोग 1000 बच्चे पैदा किए हो, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो जो हम है वो है के सेलेक्टेड, और आर सेलेक्टेड वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चींटी हो गया या आपका ये फंजाई हो गई, कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये लार्ज नंबर के ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं के सेलेक्टेड, सॉरी आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन। क्लियर, इसी बेसिस पे कुछ डेमोग्राफी वर्ड आपने सुना होगा। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन साइज विच अफेक्टेड बाय द बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, और वो डिपेंड करती है सर्वाइवलशिप ऑफ द पॉपुलेशन, और दूसरा रिप्रोडक्टिव रेट कितनी है। यानी डेमोग्राफी में स्टडी की जाती है कि जो पॉपुलेशन है उसका सर्वाइवल कितना है, और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव रेट कौन सा कितना है। क्लियर, तो उसी बेसिस पे साइंटिस्ट ने कुछ ग्राफ प्लॉट किया कि ये जो हम के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड को बोल रहे हैं, तो कैसे एक्चुअल में उनकी सर्वाइवलिटी एक्चुअल में मेंटेन रहती है। तो उन्होंने ग्राफ पे क्या प्लॉट किया बच्चों, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स वाई एक्सिस पे रखा, लाइफ स्पेन उन्होंने 0 to 100 ईयर्स रखी, ठीक है, 0 to 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, ठीक है, जितनी लाइफ स्पेन होती है 0 to 100 करके देखा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है जिसमें पहले वो कांस्टेंट है, सर्वाइवलशिप कांस्टेंट है, लेकिन बाद में एकदम से डिक्रीज हो गया है, ये एक्चुअली उसमें होता है जो कि स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रैंडम सेलेक्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि रैंडम सिलेक्शन अगर कभी भी वर्ड आता है तो वो कौन सी सेलेक्टेड होंगे, के सेलेक्टेड। कैसा होगा ये, किसके लिए होगा बच्चों, ये के सेलेक्टेड। के सेलेक्टेड मतलब कौन कौन आएंगे इसमें एग्जांपल, हम ह्यूमंस बींग्स आएंगे, मेमल्स आएंगे, ये सब किस में आएंगे, के सेलेक्टेड में। तो टाइप 1 जो कर्व है किसको बताएगा, ह्यूमंस को। यानी ह्यूमंस का जब रिप्रोडक्टिव रेट होता है, आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि इनकी मोर्टिलिटी रेट, इनकी जो सर्वाइवलिटी है वो कांस्टेंट है, बट जैसे ही ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो एकदम से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो मरने लग जाते हैं जल्दी से जल्दी। क्या होता है, 100 ईयर्स तक तो ऑफकोर्स कोई आदमी रहता ही नहीं है, क्लियर है। तो उनकी रिप्रोडक्शन रेट जो होती है या फिर उनकी जो सर्वाइवलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले कांस्टेंट होती है लेकिन बाद में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, और के सेलेक्टेड है तो कौन सा डिस्पर्शन शो करेंगे बच्चों, रैंडम डिस्पर्शन शो करते हैं। कौन सा डिस्पर्शन शो करेंगे, रैंडम डिस्पर्शन। उसी तरह टाइप सेकंड कर्व है, जो टाइप सेकंड कर्व है जिसमें आप देख रहे हो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी इसमें जो मोर्टिलिटी और सर्वाइवलिटी है कि आपको जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे पहले से ही ये डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये आपको मिलता है पेंगुइन्स में, और ये आपका ये जो आपने देखा होगा स्क्वायरल में आपको ये मिलती है, बर्ड्स में। क्लियर है, तो ये आपको टाइप सेकंड जो है कर्व शो होगा। टाइप 3 कर्व जो होता है इसमें आप देख रहे हो पहले से ही, मतलब जब वो लाइफ स्पेन कम है, मान लो 5 ईयर्स का लाइफ स्पेन या 5 मंथ का लाइफ स्पेन है, उसमें पहले से ही इसकी जो ग्रोथ है
कम हो गई यानी डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होते होते 100 तो बिल्कुल ही खत्म है। यानी शुरू से ही जो लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, हो सकता है उनका लाइफ में 5 ईयर्स का ही हो, तो उनकी मोर्टिलिटी रेट ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो पहले से ही ज्यादा है। तो इसे ये जो आएगा ये कौन से सिलेक्शन को शो करेगा बच्चों, आर सिलेक्शन। ये आर सेलेक्टेड होंगे, कौन सा डिस्पर्शन शो करेगा, ये क्लम्प डिस्पर्शन। क्लियर? यानी इनका मोर्टिलिटी रेट पहले से आप देखा होगा कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या फिर आपका मच्छर हो गया, मॉस्किटो हो गया, तो पहले क्या होगा, हो सकता है ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा, हो सकता है कोई प्रेडेटर उसको खा जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी वजह से ये पहले क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो हो सकता है पहले से इनकी जो रेट है, सर्वाइवलिटी है, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और डिक्रीज होते होते लाइफ मतलब इतनी ईयर्स तक तो जिंदा रहता ही नहीं है, ठीक है, स्मॉल ईयर या स्मॉल लाइफ स्पैन ही होता है उनका। तो अगर स्मॉल लाइफ स्पैन है तो आर सिलेक्शन है, टाइप 3 कर्व है, लार्ज लाइफ स्पैन है तो रैंडम डिस्पर्शन है, टाइप 1 कर्व है, आपका कांस्टेंट है तो स्क्वायर के लिए या बर्ड्स के लिए टाइप 2 कर्व होता है। क्लियर? तो इस तरह से यानी कि आपकी डेमोग्राफी डिपेंड करती है उसकी सर्वाइवल रेट पर, दूसरा डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन रेट ऑफ द पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में हम रिप्रोडक्शन रेट की बात करेंगे तो उसमें केवल फीमेल एक्चुअल में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, मेल कितने हैं क्या है उसको कोई लेना देना नहीं। तो एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जितना प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन रेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मसल्स हो गया, कुछ इन्वर्टिब्रेट हो गए, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मसल हो गए या फिर इन्वर्टिब्रेट हो गए या स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो गए, वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ऐसा ट्रू है? अगर वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उनका रिप्रोडक्शन रेट क्या बढ़ेगा या कम होगा? बहुत सारे का आंसर ये होगा कि रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ऑफस्प्रिंग अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन रेट तो हाई होना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन रेट हाई हो, क्योंकि पॉपुलेशन अफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी, यानी कि लाइट, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट कैसा है, या हो सकता है कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी आ गया और उसको खा लिया, तो मतलब वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करता है। ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारे ऐसा होता तो मान लो जो कुत्ते होते हैं जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और मान लो डॉग है वो बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, तो बच्चे पैदा ही करता रहता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और फिर कुत्ते ही कुत्ते, मतलब डॉग ही डॉग आपके पूरे अर्थ पे एक्चुअल में रहते हैं। तो ऐसा क्या पॉसिबल होता है? नहीं, ठीक है। हो सकता है पहले से इन्वायरमेंट को झेल ना पाए और पहले ही मर जाए, ठीक है, या हो सकता है कि कोई प्रेडेटर आके उसको खा जाए। तो reproductive rate is not necessary कि that is depend on the large offspring produced by the female. It also depend on the environmental factor which affect the size of the population. So this is known as what your reproduction rate. डेमोग्राफी में रिप्रोडक्शन रेट में केवल डेमोग्राफी में आपको केवल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और फीमेल से रिलेटेड ही काउंट किया गया है, मतलब फीमेल कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है उसके हिसाब से एवरेज नंबर काउंट हो जाता है, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया है। अब हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि अगर मान लो कोई फंजाई है या फिर कोई अलग स्पीसीज है, फंजाई के तो आप एक एक करके काउंट नहीं करोगे ऑफस्प्रिंग को, तो वहां पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी कि मॉलिक्यूलर टूल का यूज किया जाता है, डीएनए को एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और डीएनए से पता लगाया जाता है कि कितनी एक्चुअल में उसमें कॉलोनी में कितने बैंड जो है सेम बैंड पे है और सेम स्पीसीज है। तो इस तरह से उसकी पॉपुलेशन साइज को पता लगाया जाता है, उसकी सर्वाइवलिटी को पता लगाते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से। क्लियर है? या तो रिप्रोडक्शन या तो एवरेज नंबर काउंट करके पता लगा सकते हो, या फिर आप मॉलिक्यूलर टूल का यूज करके उस पॉपुलेशन साइज को पता लगा सकते हो। तो इस तरह से अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछता है आपको कि बर्ड्स की मोर्टिलिटी रेट जो है फर्स्ट टाइम हाई है, उसके बाद मान लो कम हो गई है, ठीक है, तो पहले हाई है तो पहले किसको बताएगा, टाइप 3 कर्व को, और ये आपने देखा कि कांस्टेंट हो जाएगा टाइप 2 कर्व को, वो शो करेगा। क्लियर? लेकिन कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि ह्यूमंस बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग मान लो कि फर्स्ट टाइम उसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज हो गई है, ठीक है, ये तो टाइप 1 कर्व को ही बताएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि ह्यूमंस है और उसकी रिप्रोडक्टिव रेट फर्स्ट टाइम जो है दैट इज वेरी हाई एंड आफ्टर दैट इट इज कांस्टेंट, तो दो कर्व आएंगे, तो आएगा टाइप 3 फर्स्ट एंड देन आएगा क्यों कांस्टेंट हो गया टाइप 2 कर्व को एक्चुअल में वो शो करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है
सर्वाइवलशिप के ऊपर जो ग्राफ है इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए और कैसे वो क्वेश्चन के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड को बस इसी में डिफरेंस करके वो पूछता है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।